नमस्कार, स्वागत है आपका जिम्सी न्यूज़ में। आज के इस खास शो में हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने पहले तो राजनीति से जुड़कर भाजपा के कार्यकर्ता रहते हुए अपना एक बड़ा नाम बनाया। फिर इन्होंने समय की आवश्यकता को समझते हुए राजनीति को छोड़कर सामाजिक कार्यों में जुट गए। हम बात कर रहे हैं के.एन. गोविंदाचार्य की, जिन्होंने भारत की नदियों की सफाई को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया है। इन्होंने अपनी गंगा संवाद यात्रा में 89 वर्ष की उम्र में बुलंदशहर के नरौरा से लेकर कानपुर के बिठूर तक यानी लगभग 410 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर जनता के साथ साथ सरकार को भी यह बताने की कोशिश की कि गंगा सफाई हमारी आवश्यकता ही नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी है। तो आइए आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता की गंगा संवाद यात्रा के दौरान गोविंदाचार्य से हुई एक खास बातचीत। करम जिसे पुकारे वो पहुँचे गंगा किनारे, मन पावन हो तन चंगा, फिर मैली क्यों हो गंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका जिम्सी न्यूज़ में। आज हम जुड़ेंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने गंगा सफाई के उद्देश्य को अपना लक्ष्य बनाकर गंगा संवाद यात्रा की शुरुआत की। श्री गोविंदाचार्य जी, जो कि पहले राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे और अब सामाजिक हो चुके हैं, हम जानेंगे उनके जीवन परिचय के बारे में। नमस्कार सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके जीवन संघर्ष की ये शुरुआत कैसे हुई, कैसे आप राजनीति से जुड़े, कब जुड़े? राजनीति से जुड़ने का दो अर्थ हुआ। एक है व्यापक राष्ट्रीय विषयों में रुचि लेना और दूसरा हुआ किसी दल और सत्ता की राजनीति में हिस्सा लेना। तो मैंने दल और सत्ता की राजनीति में बहुत कम हिस्सा लिया, सत्ता की राजनीति में तो बिल्कुल नहीं लिया। दल की राजनीति में 12 साल रहा मैं, 88 से 2000 तक भारतीय जनता पार्टी का अखिल भारतीय महासचिव बनकर। उसके पहले राजनीति में नहीं था, अभी बाद में भी नहीं हूँ उस मायने में। लेकिन राष्ट्रीय विषयों के बारे में, देश के संदर्भ में सोचना करना और उसमें सत्ता से अपेक्षा करना और जन की अपेक्षाएं पूरी न होने पर जन दबाव निर्माण करने के लिए लगना, ये सब व्यापक राजनीतिक पहलू हैं जिस पर मैं सक्रिय तब से रहा हूँ, अब भी हूँ। सर, जैसा कि ये होता है राजनीति में, एक विचारधारा को चुनना होता है, तो आपके मन में कैसे ये विचार आया कि भाजपा की विचारधारा से जुड़ते हैं या संघ की विचारधारा से जुड़ते हैं? वो 1960 की बात है। मैं संघ का स्वयंसेवक बना। उसके पीछे कारण दो ही थे। मेरे मन की इच्छा थी कई कारणों से कि देश के हर नागरिक की बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति हो और सत्ता उस अंतिम आदमी के हक और हित के अनुकूल हो। और दूसरी मेरी धारणा थी कि हमारा देश दुनिया का अग्रणी देश रहा है, तो दुनिया का अगले स्थान पर पहुंचना चाहिए, सिरमौर बनना चाहिए। इन दो उद्देश्यों से मैं स्वयंसेवक बना हूं। आज तक वो यात्रा मेरी जारी है, आज भी मैं स्वयंसेवक हूँ। सर, एक सवाल मेरे मन में आता है कि राजनीतिक रूप से हम सामाजिक मुद्दों को हल कर सकते हैं और यदि हम पद पर हों तो स्वयं हमारे पास ताकत होती है उनको हल करने की, लेकिन आपने राजनीति से जुड़कर उसके बाद राजनीतिक रूप से पूर्ण विराम लगाकर अब आप सामाजिक हो गए, ये कैसे फेरबदल हुआ आपके जीवन में? मैं मानता हूँ कि राज और समाज, सरकार और समाज, ये रथ के दो पहिए हैं। दोनों का सामंजस्य रहेगा तो रथ ठीक चलेगा। दोनों अंतर विरोधी तत्व नहीं हैं, दोनों परस्पर पूरक संपूरक तत्व हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। और लोकतंत्र की बुनियाद भी यही है कि समाज जैसा होगा सरकार वैसी बनेगी। इसलिए समाज आगे सत्ता पीछे, तभी होगा स्वस्थ विकास। और सर, जैसा कि अभी वर्तमान में आप गंगा संवाद यात्रा चला रहे हैं, लेकिन आपकी ही विचारधारा वाली सरकार है और उनकी परियोजनाएं चलती हैं, नमामि गंगे परियोजना चली और कई ऐसे नेता रहे, सांसद रहे, उमा भारती जी के भी हम कई बयान सुनते रहे, लेकिन फिर भी अभी इतने वर्षों बाद, 8 सालों की सरकार के बाद, अभी भी गंगा की स्थिति सुधरी नहीं और आपको इस संवाद यात्रा को शुरू करना पड़ा, तो इसके पीछे क्या कारण? स्वाभाविक है, 40 साल के अंदर लगभग 18,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। तो एक बार रीलुक करना, रिविजिट करना, चीज़ों को जानना, प्रत्यक्षतः जानना, ज़मीन पर जाकर जानना बेहतर होता। और तदनुसार कर रहा हूँ तो गुणात्मक बहुत बदल नहीं आया।
चाहे अविरलता की बात हो या निर्मलता की बात हो, ये ध्यान में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि समाज के स्तर पर और ज़्यादा सक्रियता बढ़ानी पड़ेगी समाज की, और जन दबाव की स्थितियाँ बनानी पड़ेंगी। तो सर, जैसा अभी गंगा संवाद यात्रा की शुरुआत हुई, ये प्रथम चरण आप समाप्त कर रहे हैं, तो इसमें किस तरह का आपको जनता से सहयोग मिला? क्या जनता की आपने देखी, जो तो उनके तरफ से क्या सहयोग था? 100% जनमानस गंगा के प्रति बहुत आदर का, श्रद्धा का भाव रखता है। उसे स्थितियों की समझ और कर्तव्य बोध बढ़ाने की ज़रूरत है। इसलिए उसमें जन जागरण का, जन शिक्षण का और जन दबाव का पहलू बहुत आवश्यक है, ऐसा मुझे लगा है इस प्रवास के द्वारा। आपने कानपुर को ही क्यों चुना इस यात्रा की समापन के प्रथम चरण के समापन के लिए? हमने शुरुआत का स्थान नरोरा चुना कि अविरलता में बाधक नरोरा भी है। हम मानते हैं कि हर नदी का एनवायरमेंटल फ्लो उसका नैसर्गिक अधिकार है, और अगर नरोरा से कोई कहता है 20% पानी जा रहा है मुख्य धारा में, 80% नहीं जा रहा है, सिंचाई और पेयजल के लिए ले जाया जा रहा है बाहर, तो नदी के अधिकार का हनन हुआ। इसलिए नदी को लीगल पर्सोना बनाया जाना चाहिए, ये कहते हुए नरोरा से शुरू किया मैंने। और सबको मालूम है, दुनिया में ख्यात है कि कानपुर प्रदूषण का चरम स्थान है। इसलिए अविरलता के लिए नरोरा और निर्मलता के लिए कानपुर स्थान बनाना और सुविधापूर्वक 410 किलोमीटर की यात्रा, पद यात्रा तय करना। और ये अभी मैं मानता हूँ कि हनुमान जी और गंगा मैया की कृपा से वो चरण भी कल पूरा हुआ है। आगे के आपके क्या प्लान्स हैं और किस तरह से आप आगे की योजना बना रहे हैं? एक तो यात्रा के स्रोत में पूरे गोमुख से लेकर गंगा सागर तक अनुकूल व्यक्तियों को छांटकर संगठनात्मक रचना बनाना, एक तो ये काम है प्राथमिक। गंगा के किनारे हम ही नहीं, जितने भी तरह के शेड्स के एक्टिविस्ट्स हैं उन सबको जोड़ना है दूसरा काम। तीसरा काम है देश के ख्यातनाम संत, वैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता और जहाँ राजनेता होंगे राजनेता भी, उन सबको साथ रह कर के एक मंच पर लाकर आवाज़ अधिक मुखर करना, बुलंद करना, यही लोकतंत्र में आवश्यक है, ऐसा मुझे लगता है। आपने इससे पहले नर्मदा यात्रा की और भी कई तरीके से आप सामाजिक रूप से सामाजिक मुद्दे उठाते रहे हैं, आर्थिक मुद्दे आपने उठाए, तो फिर आपको ये विचार कैसे आया या कहाँ ऐसा महसूस हुआ कि गंगा संवाद यात्रा करनी चाहिए? एक लाउड साइलेंस कहिए, जैसा कहा जाता है, वैसा मैंने देखा 2018 में। बाकी तो आगे पीछे की बात छोड़ दीजिए। दुनिया के ख्यातनाम पर्यावरण विज्ञानी, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट डॉक्टर गुरुदास अग्रवाल हुए हैं। कानपुर से उनका लगाव IIT इसका बहुत पुराना रहा है, दुनिया में नामी है। वो अनशन पर बैठे, राष्ट्रीय नदी की घोषणा हो चुकने के बाद उसके लिए एक्ट बनाने की मांग को लेकर, उसके क्रियान्वयन की मांग को लेकर, और अनशन के 111वें दिन उनका प्राणांत हो गया और कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। इस टनिंग साइलेंस ने मुझे घायल किया है। ये लोकतंत्रात्मक प्रणाली का देश में ऐसा होना नहीं चाहिए। लोकतंत्र की भावना की सरकार में ये अक्षम्य है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसके कारण क्या होना चाहिए, तो वो जिस उद्देश्य के लिए वो थे उस उद्देश्य में कुछ योगदान करना चाहिए। तो उसी के कारण मैंने फिर तय किया कि जो अपने से बन पड़ता है अपने को करना चाहिए, कर्तव्य है। कर्तव्य नहीं करेंगे तो हमारे मन को कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। तो सर, आप क्या संदेश देना चाहेंगे आने वाले यूथ को और वर्तमान में जो पीढ़ी है, किस तरह से गंगा को लेकर हम सजग हों, सक्रिय हों, हम क्या भूमिका निभा सकते हैं? एक तो घरेलू कचरा और बाकी नदियों का तो स्वभाव है, नदियाँ तो साफ रहेंगी बशर्ते कि उनको गंदा न किया जाए। तो निर्मलता का रहस्य तो इतना ही कि आप छेड़छाड़ मत करिए, और एनवायरमेंटल फ्लो का भी आदर्श सिचुएशन वही है कि छेड़छाड़ मत करिए, और छेड़छाड़ न करते हुए उसमें से जितना मानवीय दृष्टि से संभव है
गंगा जी के या नदियों के हित को समझकर वे भी रहें ठीक, स्वस्थ रहें और मनुष्य को भी लाभ मिले। ऐसा संतुलित दृष्टिकोण बनाकर चलना ही ठीक रहेगा, ऐसा मुझे लगा। वैसी स्थिति बनाने की दिशा में मेहनत करना ये अपना धर्म है। तो ये थे हमारे साथ श्री गोविंदाचार्य जी, जो बड़ी लंबी एक राजनीतिक पारी खेल के आए। उसके बाद उन्होंने सामाजिक जीवन को भी जिया और अब अपने जीवन को एक ऐसा मोड़ दे रहे हैं, एक ऐसा नया रास्ता दे रहे हैं जिससे समाज सुधार और जन कल्याण की बात पूरी तरह से सत्यापित होती दिखती है। नमस्कार, मैं यशराज, कैमरा पर्सन अर्पित के साथ चिमसी न्यूज़ कानपुर।